हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के बारे में, जिसको डिटेल से देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि गॉस थ्योरम से कूलाम लॉ कैसे आता है, और देखेंगे कि जो हमने देखा था कि अगर कोई भी इन्फिनिटी तक लॉन्ग वायर है जिसकी लेंथ नहीं डिफिनिट है, इन्फिनिटी है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हम ये देखेंगे। तो आइए जानते हैं कि गॉस थ्योरम से कूलॉम लॉ कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कल देखा कि गॉस ने जो स्टेटमेंट दिया वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो फार्मूले निकल के आए थे। एक था फाई इज इक्वल्स टू ई ए, और दूसरा फार्मूला था फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये वाला फार्मूला क्या था, फाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाला था गॉस के स्टेटमेंट से, और ये क्या था, स्टैंडर्ड फार्मूले से। ठीक, अब अगर हम लोग बात कर लेते कि कोई भी पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से ये स्पेरिकल फॉर्म होगा इसका, जो भी गॉसियन सरफेस बोलते हैं हम लोग। ठीक, उसके बाद क्या होगा कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना है इसकी सरफेस पे, तो हमने मान लिया इस छोटे से पार्ट का जो एरिया है वो है डी ए, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मल। ठीक, ये डी ए हो गया, और जो ई की डायरेक्शन है कुछ मान लो इसी तरीके से ई की डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, इसकी जो रेडियस है, स्पेरिकल सरफेस है जो ये, इसकी जो रेडियस है वो क्या है, आर है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि कल हम लोगों ने देखा था कि फाई इक्वल्स टू ए होता है, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम लोगों ने देखा कि दोनों वैल्यू फाई के इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल होंगी। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा हम लोग को, ई ए इज इक्वल्स टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर हम लोग यहाँ पे ई की बात करें तो क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। चूँकि ये स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर के लिए सरफेस एरिया होता है ए इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ए को हम लोग रिप्लेस कर देंगे इसकी वैल्यू से, तो हमें मिल जाएगा क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इज इक्वल्स टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। ये हम लोगों ने प्रूव करा है कहाँ से, गॉस थ्योरम से। अब हमें क्या करना था कि गॉस थ्योरम से कूलाम लॉ प्रूव करना है। तो उसके लिए हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि कूलाम लॉ था एक्चुअली कि दो फोर्स के बीच में जो भी चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज, उनके बीच कितना फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए कूलाम लॉ दिया था। तो हमें यहाँ पे किसकी ज़रूरत है, इलेक्ट्रिक फोर्स की। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक फार्मूला है जो कि इस तरीके से है कि ई इज इक्वल्स टू एफ अपान क्यू नॉट। ठीक है, कि अगर इस चार्ज के पास कोई टेस्ट चार्ज रख दिया जाए तो उस पर कितना फोर्स होगा उस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एफ हमें कैलकुलेट करना है, तो एफ इज इक्वल्स टू ई इंटू क्यू नॉट। अब ई की वैल्यू हमारे इतना पता है, उसमें क्यू नॉट को मल्टीप्लाई करना है, मिल जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर एफ। यही हमें, ये क्या था, कूलॉम लॉ, यही हमें प्रूव करना था कि अगर कोई भी टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज मेरा क्यू है, उसके बाद क्या है, ये एक भी पर्टिकुलर चार्ज है क्यू, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, कहीं भी चार्ज रखा है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसकी वैल्यू ये होगी। हम लोगों ने कैसे प्रूव किया, गॉस थ्योरम से। ठीक, अब हम लोगों ने अपने फर्स्ट टॉपिक की बात कर ली जो हमें आज डिस्कस करना था। हम लोग सेकेंड टॉपिक देखते हैं। सेकेंड टॉपिक एक्चुअली में ये था कि अगर कोई भी लॉन्ग वायर है जिसकी लेंथ हमें पता नहीं है, उसकी लेंथ क्या है, इन्फिनिटी है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी। तो आइए देखते हैं किस प्रकार होगा। अब हमें ये केवल दिया गया है कि जो लॉन्ग वायर है, हमने ले लिया कि लॉन्ग वायर है, चार्ज है, ठीक, इसकी लेंथ डिफिनिट नहीं है। तो हम एक पर्टिकुलर छोटे से लेंथ को ले लेते हैं, इस इतनी लेंथ को ले लिया, माना कि ये लेंथ कितनी है, एल है। ठीक है, ये लेंथ कितनी है, एल है। उसके बाद हमने देखा कि क्या होता है कि जब कोई भी चार्ज रखा हुआ है, अगर वो पॉइंट चार्ज है तो उसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ईजिली कैलकुलेट करने के लिए गॉस ने जो थ्योरम दी, तो क्या होता है कि उसके चारों ओर एक क्लोज्ड सरफेस क्रिएट हो जाता है, हम उसको एक इमेजिनरी सरफेस बोल सकते हैं। तो जब पॉइंट चार्ज है तो उसकी तरफ क्या होगा, स्फीयर फॉर्म होगा। ये क्या है, वायर है। वायर को अगर हम लोग थोड़ा सा जूम करके देखें तो क्या किस फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। इसका शेप क्या होता है, सिलेंडर शेप। तो इसके चारों जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी किस शेप में होगी,
सिलेंडर फॉर्म में होगी, ठीक है, सिलेंडर शेप में होगी। तो कुछ इस तरीके से, और जो ये शेप होता है, जो हम लोग इमेजिनरी शेप बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब हमने ये देखा कि अगर हम इस पर्टिकुलर सिलेंडर की बात करें, जैसे कल हम लोगों ने क्या किया, एक पॉइंट चार्ट बनाया, उसके चारों ओर एक स्फीयर फॉर्म बनाया, ठीक, वो क्लोज सरफेस था। यहाँ पे हमने एक क्लोज सरफेस बना लिया। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसके सरफेस की, इस सिलेंडर के सरफेस की बात करें तो टोटल 3 सरफेस हैं। कौन कौन से? एक तो ये, अगर इसको हम सिलेंडर मान के चले तो एक तो ये वाला सरफेस, ठीक, दूसरा ये, और तीसरा ये। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक ये सरफेस हो गया, इसको हमने मान लिया S1, एक इसी चारों तरफ, तो ये हो गया सरफेस S2, और एक ये नीचे वाला सरफेस सर्कुलर सरफेस, तो ये हो गया S3। हमने तीनों सरफेस को कैटेगराइज कर दिया। उसके बाद हम लोग ये देख सकते हैं कि जो ये लॉन्ग वायर है, हमने उसकी लेंथ L ले ली है, और इसके जो ये सिलेंडर फॉर्म हुआ है, हमने ये माना कि रेडियस R का सिलेंडर फॉर्म हुआ है, ठीक है, इतना हमने देखा। उसके बाद हम एक चीज़ और ले सकते हैं कि हमने कल बात करी थी कि जब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर कहीं भी हमें ज़रूरत है, गॉस की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लानी है। गॉस थ्योरम किसके लिए थी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए थी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब बात करते हैं उसका फार्मूला होता है फाई इक्वल्स टू ए है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ए का मतलब होता है एरिया वेक्टर। एरिया की हमने बात कर दी इसके तीनों सरफेस एरिया की। अब अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो हमने ये माना कि जो सरफेस रखा है तो उस जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है उसकी कुछ डायरेक्शन कुछ इस प्रकार है, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ है कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। क्योंकि इनके बीच का देखना पड़ेगा कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डायरेक्शन क्या है। तो हमने बोला कि जो सरफेस हम लोग लेते हैं, जो भी सरफेस लेते हैं, उसके परपेंडिकुलर, उसके नॉर्मल में हमेशा क्या रहता है? एरिया वेक्टर। अगर हम S1 सरफेस की बात करें तो S1 सरफेस कुछ इस तरीके से होगा, इसके नॉर्मल क्या होगा? ऊपर की तरफ। तो जिसका सरफेस की जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? कुछ इस प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं कि DS1, ठीक। अब अगर हमने बोल दिया कि इस पूरे शेप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये E, ठीक। ये हमने फर्स्ट सरफेस की बात कर ली। सेकंड सरफेस में आते हैं। सेकंड सरफेस में क्या है? सरफेस ये है, परपेंडिकुलर, मतलब कुछ इस तरीके से होगी। तो इसके लिए जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। हमने अगर एक छोटा सा स्पेस ले लिया तो इसके लिए एरिया वेक्टर क्या हो गया? DS2, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इसी लाइन में है, इसी डायरेक्शन में है, तो E इसके लिए ये हो गया, ठीक। ये हमने सेकंड के लिए बात कर ली, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं थर्ड सरफेस के लिए। थर्ड सरफेस के लिए हम लोग देखते हैं कि अगर ये थर्ड सरफेस है तो इसके लिए नॉर्मल क्या होगा? इसके नीचे की तरफ, ठीक। तो हम लोगों ने ले लिया कि ये छोटा सा कोई भी पार्ट ले लिया यहाँ पे, इसके लिए हमने ले लिया कि DS3 की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो सेम डायरेक्शन होगी, जो पूरी, क्योंकि पूरे शेप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो E की डायरेक्शन ये मिल गई। अब हमने पढ़ा था कल फार्मूला कि फाई इज इक्वल्स टू E डॉट EA। E और EA का क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। इसको जब ओपन करते हैं तो आता है EA कॉस थीटा। तो हमें E और A के बीच एंगल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हम जाके पर्टिकुलर तीनों से सरफेस में चले जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि S और A के बीच में क्या है? 90 डिग्री। यहाँ पे क्या है? एक ही डायरेक्शन में। जब एक ही डायरेक्शन में दो क्वांटिटी है तो इसके लिए थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या मिलेगा? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। अब अगर हमें पूरे शेप में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे कि पहले हम बात कर लेते हैं फ्लक्स की। तो हम लोग अगर पूरे फ्लक्स की बात करेंगे तो हम इसको 3 सरफेस, हमारे 1 2 3, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है, 3 सरफेस हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि फाई इज इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब इसके लिए हम बात कर लेते हैं तो E सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ DS1 प्लस E सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ DS2 प्लस E सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ DS3। अब फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है? EA, E डॉट EA कॉस थीटा। तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं कि EA, अब A का मतलब क्या होता है? सरफेस एरिया। यहाँ पे कितनी है? S1, तो ES1 कॉस थीटा। पहले सरफेस में थीटा 90 डिग्री, तो आ जाएगा कॉस 90 प्लस ES2, सेकेंड सरफेस के लिए थीटा इक्वल टू 0, तो ES2 कॉस 0 प्लस ES3 कॉस 90। ट्रिग्नोमेट्री से हमें पता है कि कॉस 0 की वैल्यू होती है हमेशा 1 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। वैल्यू रख देते हैं तो ES1 कॉस 90, जब इसको रखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा,
ये हो जाएगा 0, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। केवल बचेगा कितना, ये वैल्यू, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो हमें मिल जाएगा केवल ES2। तो जो हमारी फाई की वैल्यू आ गई कुछ इस प्रकार से आ गई, ठीक। अब इतना हम लोग नोट कर सकते हैं, आगे देखते हैं। ये पता है कि 90 की वजह से ये वाली क्वांटिटी टोटल 0 हो गई, ये क्वांटिटी 0 हो गई, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये 0 हो गई। समझने के लिए ऐसे इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक। आगे देखने के लिए हम ऐसे कुछ देखते हैं कि हमें अब केवल क्या बचा कि सेकेंड सरफेस का हमें बचा है कि सेकेंड सरफेस की सरफेस एरिया क्या होगी। सेकेंड सरफेस ये सिलेंडर का सर्कुलर एरिया है, ठीक है। सिलेंडर की जो सरफेस एरिया होती है कुछ इस शेप में होगी, तो हम सरफेस एरिया सिलेंडर की जानते हैं क्या होती है, S = 2πr/h होती है। h क्या होता है, हाइट होता है। यहाँ पे हाइट कितनी है, l है, तो h को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, l से। तो s के लिए जो सिलेंडर के लिए सरफेस एरिया आ गई वो 2πrl, क्योंकि हमें सेकंड सरफेस की रिक्वायरमेंट है S2 की, हमें फर्स्ट सरफेस और थर्ड सरफेस क्या हो गए 0, तो 2πrl S = तो S2 को हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं 2πrl से, तो फाई = क्या मिल जाएगा E2πrl, ठीक है। S2 को हमने रिप्लेस कर दिया, ये मिल गया फाई। ये हमारी बन गई माना इक्वेशन नंबर 1। गॉस थ्योरम से हम लोग जानते हैं, गॉस ने बताया था कि जो भी नेट चार्ज है, हमने नेट चार्ज माना Q है, तो क्या होता है 1/ε0 टाइम होता है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं। दोनों को हम लोग इक्वल दिखा सकते हैं, तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि E2πrl = Q/ε0। हमें पता करनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो E एक तरफ, बाकी चीज़ें एक तरफ, ठीक है, 1/2πrl। अब देखो 1/2πε0 r, ठीक, Q/l। हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि लैम्डा = Q/l, ये होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग Q/l को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, लैम्डा से। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि λ/2πrε0। ये था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू थी, किसके लिए, अगर कोई भी लॉन्ग वायर है, लॉन्ग थिन वायर है जिसकी लेंथ फाइनाइट नहीं इन्फिनिटी है, हमने यहाँ पे रख दिया λ/2πrε0 से। इस पे क्या था कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था ये यूनिफॉर्म था, इसलिए हम लोगों ने यूज करा λ = Q/l। इस तरीके से हम लोगों ने ये टॉपिक क्लियर किया। अब हम बात करते हैं कि कल जो हमने क्वेश्चन दिया था आपको, कल का क्वेश्चन ये था कि जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो किस तरीके होती है। हमने आज 3-4 बार बात करी कि जो एरिया वेक्टर होता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो नहीं बदली, लेकिन एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन थी वो चेंज होती रही। यहाँ पे कुछ इस तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ, यहाँ पे नीचे तरफ। तो हमेशा क्या होता है, जो भी सरफेस हम लोग ले रहे हैं उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा उसके नॉर्मल होती है। तो आपका आंसर सही था, नॉर्मल टू द सरफेस। आज के टॉपिक से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर दें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।